जहानाबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां काको जहानाबाद मुख्य मार्ग पर कडरुआ पुल के पास चलती कार में अचानक से आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरी कार जलने लगी। चालक ने हालांकि सूझबूझ का परिचय दिया और तुरंत कार को सड़क के किनारे रोककर बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल दिखा। सूचना मिलते ही काको थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। उस दौरान देखिए किस तरीके से आग के गोले में तब्दील नजर आई ये पूरी कार। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां पीएमसीएच में भागने के दौरान कैदी घायल हो गया और भागते समय फॉल सीलिंग टूट गई। बताया जा रहा है कि बाथरूम के ऊपर बने हुए हिस्से में रास्ते से भागने की कोशिश कर रहा था ये कैदी और उसी दौरान फॉल सीलिंग के नीचे गिरने से कैदी जख्मी हो गया। कैदी रोशन को इलाज के लिए लाया गया था और इसी दौरान उसने भागने की कोशिश की। नए भवन के मेडिसिन वार्ड के बाथरूम के पास की ये घटना बताई जाती है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर बने हुए फॉल सीलिंग गिरने की वजह से ये जो कैदी है वो जख्मी हुआ। घटना के बाद अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। लोगों ने एक झटके से इस फॉल सीलिंग के गिरने पर सवाल खड़े किए हैं। करोड़ों के अस्पताल में लगे फॉल सीलिंग पर लोगों को क्या भरोसा नहीं होना चाहिए? ऐसी तस्वीरों को देखकर लोगों के जहन में यही सवाल उठता है। राघोपुर का रहने वाला ये कैदी रोशन बताया जा रहा है। सासाराम में बालू माफिया के आतंक का शिकार बने सिपाही मुकेश कुमार का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लखीसराय के कोली गांव में जैसे ही सिपाही का शव पहुंचा, हर तरफ कोहराम मच गया। हर किसी की आंखें नम हो गईं। सिपाही मुकेश की मौत ने परिवार को ऐसा सदमा दिया जिसे जिंदगी भर ये परिवार भूल नहीं पाएगा। बड़ा सवाल ये कि सासाराम पुलिस से आखिर मुकेश के हत्यारों की गिरफ्तारी कब होगी, ये सवाल सभी पूछ रहे हैं। रोते बिलखते परिजन, हर तरफ गम और गुस्से का माहौल। महिलाओं का चित्कार, एक पिता की बुझी हुई आंखें, ये तस्वीरें दिल को झकझोरने वाली हैं, दिल दहला देने वाली हैं। सासाराम में बालू माफिया के शिकार शहीद जवान मुकेश कुमार को आखिरी सलामी दी जा रही है। सिपाही मुकेश कुमार का शव जैसे ही लखीसराय के कोली गांव पहुंचा, हर तरफ कोहराम मच गया। परिजनों का दिल बैठ गया। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई। सदमा ऐसा है जिससे जिंदगी भर इस घाव को नहीं भरा जा सकता है। सिपाही मुकेश कुमार अपने पीछे 2 मासूम बेटी और 1 बेटे को छोड़ गए। परिवार वालों को समझ नहीं आ रहा है कि अब इनका क्या होगा। सिपाही मुकेश कुमार सबको बेसहारा छोड़कर चले गए। दिवंगत आत्मा को सलामी देगा। वो उनका पत्नी का फोन किया पहले, तो बहू है हमारी, वो हमारे फोन किया कि ऐसा ऐसा बात है, चोट लग गया है, अभी स्थिति ठीक है। तो हम लोग यहाँ से फिर गाड़ी रिजर्वेशन करके गए, लेकिन हम लोग असफल हो गए, उसको कुछ कर नहीं पाए। क्या अब आप लोग का आगे क्या मांग है? जो बनता है जिस हिसाब से अब डिपार्टमेंटल जो करेंगे वही होना चाहिए। सासाराम में तैनात मुकेश कुमार नो एंट्री में वाहन जांच कर रहे थे। अचानक बालू लदा ट्रैक्टर सामने आया। जब मुकेश ने ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की तो उन पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया।
घायल मुकेश कुमार को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर घटमापुर निवासी चंदन सिंह का था। घटना के 36 घंटे बीत गए, लेकिन अभी तक ट्रैक्टर के ड्राइवर की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। बिहार में बालू माफिया इतने बेलगाम हो गए हैं कि जवानों को कुचलने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। सासाराम और नवादा की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि बिहार में बालू माफिया की चलती है। वो कानून तो ताक पर रखकर अवैध रूप से खनन करते हैं और खनन में खलल पड़ने पर खून खराबे पर उतारू हो जाते हैं। सासाराम में बालू माफिया ने सिपाही मुकेश कुमार को मौत के घाट उतार दिया, तो नवादा में बालू लदे ट्रैक्टर से एएसआई नागेंद्र प्रसाद को कुचल दिया गया। बड़ा सवाल ये है कि आखिर बालू माफिया के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? क्या पुलिस पर हमला करना आम बात हो गई है? कब तक पुलिस वाले जान पर खेलकर लड़ते रहेंगे? अवैध बालू कारोबार पर पूरी तरह लगाम क्यों नहीं? ये वो तमाम सवाल हैं जिसका जवाब प्रशासन को देना पड़ेगा, क्योंकि अवैध बालू खनन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। पुलिस जवानों को निशाना बनाया जा रहा है। सवाल ये भी है कि सिपाही मुकेश कुमार के हत्यारों की गिरफ्तारी कब होगी। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार और नवादा से अनिल विशाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कैमूर के रामगढ़ थाना क्षेत्र में 10 और 12 मई को मिले 4 टुकड़े शवों के मामले का कैमूर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मृतक कृष्ण मुरारी गुप्ता और उनकी पत्नी दुर्गेश कुमारी और 2 मासूम बच्चों की हत्या किसने की थी, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। तारीख 10 और 12 मई कैमूर का रामगढ़ इलाका उस वक्त दहल उठा जब नदी और नहर के किनारे से एक के बाद एक 4 इंसानी शवों के टुकड़े बरामद हुए। लाशें इस कदर कटी हुई थी कि देखने वालों का कलेजा कांप जाए। पुलिस के सामने चुनौती बड़ी थी कि आखिर ये लाशें किसकी है और इस हैवानियत के पीछे कौन है। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि ये शव किसी और का नहीं बल्कि कृष्ण मुरारी गुप्ता, उनकी पत्नी दुर्गेश मुरारी और उनके 2 मासूम बच्चों के थे। पूरे के पूरे हंसते खेलते परिवार को इस दुनिया से मिटा दिया गया था। मासूम बच्चों तक को बख्शा नहीं गया था। क्या था पूरा मामला? 10 मई को दुर्गावती नदी में सूटकेस में 2 लाशें मिली। 12 मई को रामगढ़ में सड़क किनारे बोरे में 2 और शव मिले। एसआईटी की टीम जांच करते हुए रामगढ़ के कृष्ण मुरारी तक पहुंची। इस महापाप का खुलासा करते हुए एसपी हरिमोहन शुक्ला ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। पुलिस कप्तान ने बताया कि इस खूनी खेल का मास्टरमाइंड कोई बाहरी नहीं बल्कि घर का ही खून था। हमने इसमें और अपने जांच का दायरा बढ़ाया और कृष्ण मुरारी के भाई, छोटा भाई जो विकास गुप्ता है, उसको हम लोगों ने कस्टडी में लिया पूछताछ की, चूँकि हमारे पास उसके खिलाफ कुछ एविडेंस था। उसके आधार पर उसने तुरंत स्वीकार कर लिया कि उसी ने कृष्ण मुरारी गुप्ता, उनकी पत्नी और उनके दोनों बच्चों का घर में ही मर्डर किया है। हैवानियत यहीं खत्म नहीं हुई। कत्ल करने के बाद साक्ष्य छुपाने और पुलिस को गुमराह करने के लिए हैवान भाइयों ने चारों शव को आरी से टुकड़ों में काटा। फिर उन टुकड़ों को बोरियों में भरकर नदी और नहर के किनारे अलग अलग जगहों पर फेंक दिया ताकि पहचान न हो सके। पुलिस को कैसे लगा सुराग? बच्चे की आंगनबाड़ी ड्रेस पर टेलर और टैग का स्टिकर मिला। इसी टैग के आधार पर पुलिस ने सिलाई दुकान तक पहुंच बनाई। जांच में पता चला कि डेहरक गांव का पूरा परिवार कई दिनों से लापता है। आंगनबाड़ी केंद्र में पूछताछ की तो बच्चे कई दिनों से गायब थे। इसी सुराग ने पुलिस को सीधे परिवार तक पहुंचा दिया, लेकिन कानून के लंबे हाथों से ये कलयुगी कातिल बच नहीं सके। पुलिस ने दोनों भाइयों और उनके सहयोगियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है, मगर इस खौफनाक वारदात ने समाज के सामने एक बड़ा सवाल छोड़ दिया है कि अगर सगा भाई ही कसाई बन जाए तो कोई किस पर भरोसा करे। न्यूज़ 18 के लिए कैमूर से अभिनव कुमार की रिपोर्ट। बिहार में भ्रष्ट अफसरों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। अब ईओयू के रडार पर आए ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईओयू ने पटना, जमुई समेत 5 ठिकानों पर
बड़ी छापेमारी की, जहां करोड़ों की संपत्ति, लाखों के कैश, सोना, चांदी और लग्जरी गाड़ियों का खुलासा हुआ। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। घुसखोर इंजीनियर पर बड़ा प्रहार, ईओयू ने किया रात भर शिकार। 81% की काली कमाई, साहब की किस्मत गर्त में आई। पटना में मकान, मॉल में दुकान, पाप की कमाई ने छीनी मुस्कान। सरकारी सैलरी तो सिर्फ नाम की थी, असली खेल तो हाइलों के नीचे चल रहा था। इन नोटों की गड्डियों को गौर से देखिए। ये गड्डियां गवाह है कि कैसे जनता की गाढ़ी कमाई को दीमक की तरह चाटा जा रहा था। ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर गोपाल कुमार के ठिकानों पर जब ईओयू ने धावा बोला तो नोटों का पहाड़ देखकर अधिकारियों की आंखें भी फटी की फटी रह गई। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईओयू ने शनिवार को इंजीनियर के पटना और जमुई सहित 5 ठिकानों पर एक साथ रेड मारी। शुरुआती जांच में ही साहब के पास वैध आय से करीब 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति मिलने के पुख्ता सबूत मिले हैं, जो उनकी लीगल इनकम से करीब 81.5% ज्यादा है। पटना फ्लैट से 39,65,000 रुपए नगद, 424 ग्राम सोना, चांदी के आभूषण और करोड़ों रुपए के इनवॉइस। जेबी मॉल में 2 दुकानें, कई प्लॉट और दस्तावेज। दानापुर के लक्ष्मी कॉटेज में 4 BHK 80 लाख का फ्लैट। दानापुर में निर्माणाधीन 3 मंजिला भवन, लग्जरी कारों समेत कई वाहन और बेनामी संपत्तियां। जमुई के झाझा में बैठकर विकास का दावा करने वाले इंजीनियर साहब ने सिर्फ जमीन पर ही नहीं, बैंकों में भी माल दबा रखा था। ईओयू ने फौरन कार्रवाई करते हुए इनके 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिनमें करीब 10 लाख रुपए जमा है। इस महाभ्रष्टाचार की पूरी रिपोर्ट अब ग्रामीण कार्य विभाग को भेज दी गई है, ताकि विभागीय डंडा भी चलाया जा सके। कैश, जेवरात, फ्लैट, प्लॉट और लग्जरी गाड़ियां। ईओयू की इस कार्रवाई ने एक बार फिर सरकारी सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार की परतें खोल दी है। अब सवाल यही कि आखिर भ्रष्टाचार की ये जड़ें कितनी गहरी हैं। और बड़ी खबर गया जी से, जहां मोहनपुर प्रखंड में विधायक ज्योति मांझी के काफिले और एक सवारी गाड़ी के बीच रास्ता देने को लेकर विवाद हो गया। विधायक और राहगीरों के बीच टकराव की खबर सामने आती हुई गाड़ी को साइड देने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों में नोकझोंक और धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। सुरक्षा कर्मियों से धक्का मुक्की की गई है। विधायक पक्ष ने आरोप लगाया कि गाड़ी रोककर अभद्र व्यवहार किया गया, सुरक्षा कर्मियों के साथ हाथापाई हुई, जबकि दूसरे पक्ष ने कहा कि विधायक के सुरक्षा कर्मियों ने गाली गलौज की। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस को शिकायत अब दी गई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और वीडियो की सत्यता की पुष्टि में जुट गई है। और घटना का वीडियो देखिए इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से गयाजी में विधायक और राहगीरों के बीच टकराव के हालात बन गए। गाड़ी को साइड देने को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ और उसके बाद धक्का मुक्की तक नौबत चली जाती है। सुरक्षा कर्मियों से कहा जा रहा है कि धक्का मुक्की की गई, जबकि ग्रामीणों का, राहगीरों का कहना है कि जो सुरक्षा कर्मी थे उन लोगों की तरफ से बदसलूकी की गई। अब विधायक की शिकायत पर FIR दर्ज कर लिया गया है। ये तस्वीर घटना स्थल की, जहां पर देखिए इसी रास्ते से गाड़ी गुजर रही थी और गाड़ी साइड देने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ। खबर सीवान से, जहां उस वक्त मातम पसर गया जब सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 5 लोगों के शव गांव पहुंचे। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों समेत कुल 5 लोगों की मौत हो गई है। यह भीषण हादसा उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ, जहां तेज रफ्तार कार जो है वो खड़े कंटेनर से जाकर टकरा जाती है। गांव में एक साथ 5 अर्थियां उठने से माहौल देखिए किस कदर गमगीन हो गया, हर आंख नम नजर आई। अगली खबर भी सीवान से, जहां एक वृद्ध महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। मौत के बाद ग्रामीणों ने बेटे और बहू पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल किया है। इस दौरान ग्रामीणों ने मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर भी हमला कर दिया। हमले में पुलिस की एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है, वहीं कुछ पुलिसकर्मी घायल बताए गए।
घटना आंदर थाना क्षेत्र की है और इस मामले में पुलिस ने आरोपों के आधार पर बेटे और बहू को हिरासत में ले लिया है। और फिर 1 महीना पहले मान ली सास को झगड़ा भइल, बाद से लड़का के बोला के विदेश से आई सब बेटा पुतो मुआ दल कैसे मोले वालो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण पल की गवाह बनी है। जी हां, स्वीडन सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया है। उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। ये किसी भी राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष को दिया जाने वाला स्वीडन का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित सम्मान है। भारत के बढ़ते वैश्विक दबदबे और पीएम मोदी के कूटनीतिक नेतृत्व का ये एक और बड़ा प्रमाण है। खास बात ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक दुनिया के विभिन्न देशों और वैश्विक संस्थाओं द्वारा दिया जाने वाला ये 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पटना से। 19 मई को सोनपुर में सहयोग शिविर का आयोजन, जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहयोग शिविर में शामिल होने वाले। 19 मई की तारीख जब ये सहयोग शिविर जो आयोजित है, बिहार सरकार के कई मंत्री भी अलग अलग जिलों में इस दौरान मौजूद रहेंगे और सभी जिलों में सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जन समस्या को मुख्यमंत्री और मंत्री जो हैं वो सुनेंगे और 30 दिनों के भीतर समस्या का निपटारा किया जाएगा। सुनवाई नहीं होने पर अधिकारियों पर भी एक्शन होगा। 31वां दिन जिम्मेदार अधिकारी निलंबित किए जाएंगे। जिले के प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव इस दौरान मौजूद होंगे। सरकार ने निर्देश जारी कर दिया है, मंत्री को एक दिन में कम से कम 3 शिविर में शिरकत करना होगा। 19 मई को आयोजित है ये पहला सहयोग शिविर। और संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ के। आनंद, सरकार की मंशा साफ कि जन समस्याओं का निपटारा जल्द हो, अधिकारी लापरवाही न बरतें। देखिए बिल्कुल, और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इसमें शामिल हैं और उन्हीं के निर्देश पे पूरा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अधिकारियों को जो निर्देश मिला है, चेतावनी मिली है, और जब इसमें ऐसे समझिए विभाग की जब इस सहयोग शिविर में मुख्यमंत्री भी शामिल हो रहे हैं सोनपुर में, और उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी भी अलग अलग जिलों में शामिल होंगे, और एक मंत्री को 3 शिविर में जाके एक दिन में जाके जायजा लेना है, देखना है कि सहयोग शिविर कैसे चल रहा है। लेकिन जब लीड खुद कप्तान कर रहा हो, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इसमें सहयोग शिविर में पहले दिन के सहयोग शिविर में शामिल हो रहे हैं, तो साफ साफ मैसेज है कि जिस सहयोग शिविर में बिहार का मुख्यमंत्री शामिल हो, बिहार के तमाम मंत्री शामिल हो, वैसे में अधिकारियों को जो निर्देश मिला कि 30 दिनों के अंदर उनकी सब जो भी समस्या जो बिहार की जनता बता रही है या फिर उनकी समस्या उसको सुलझाए। अगर 30 दिन के अंदर ऐसा नहीं होता है तो 21वें दिन उन पर कार्रवाई हो जाएगी। यानी कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक तरीके से एक लीड लिया है, और उनकी लीड के साथ साथ उनकी पूरी टीम सहयोग शिविर में जाएगी बिहार के तमाम जिलों में। बिल्कुल, और इसीलिए अब लोगों को अधिकारियों तक नहीं पहुंचना, अधिकारी लोगों तक पहुंच रहे हैं। इस सहयोग शिविर में पहुंचकर आप अपनी समस्या का समाधान पाइए, ये कोशिश सरकार की। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी आज बिहार दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से शिष्टाचार मुलाकात की। लोक सेवक आवास से करने मार्ग में हुई इस मुलाकात के दौरान बिहार में निवेश और बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान गौतम अडानी ने बिहार के विकास में हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। उस दौरान की मुलाकात की तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसे खुद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया। एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान, विधायक सरवर आलम, विधायक गुलाम सरवर और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने नजाकत अली से मुलाकात की है। कश्मीर के लाल नजाकत अली ने पहलगाम आतंकी हमले में 11 भारतीयों की जान बचाई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ के बच्चे और महिलाएं भी शामिल थे। नजाकत अली को अब तक केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से कोई इनाम नहीं मिला है। एआईएमआईएम ने मांग की कि नजाकत अली को इनाम दिया जाए। सबसे पहले यही सोचा, जो 11 लोग मेरे मेहमान आए हैं ये कैसे सेफली पहलगाम पहुंचेंगे,
उनके बच्चों को मैंने कंधे पे उठाया और मैं 7 किलोमीटर दौड़ते दौड़ते तक पहलगाम पहुंच गया। जिसने 11 लोगों का जान पर जोखिम अपने जान का रिस्क लेकर बचाया था, लेकिन अफसोस भारत सरकार, अफसोस छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी तक कोई इनाम का, ब्रेवरी का कुछ नहीं दिया। और अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी आज बिहार दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से शिष्टाचार मुलाकात की। लोक सेवक आवास ए करने मार्ग में हुई इस मुलाकात के दौरान बिहार में निवेश और बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान गौतम अडानी ने बिहार के विकास में हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। बिहार के सीतामढ़ी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएसपी संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार है। कैश लेकर अपराधी फरार हुआ। घटना से आक्रोशित लोग सड़क पर उतर आए हैं। आगजनी कर शव के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। घटनास्थल पर पुलिस छावनी में अब तब्दील हो चुकी है। बड़ी संख्या में पुलिस के जवान घटनास्थल पर तैनात हैं। नानपुर के मोहनी की घटना है। हमारे साथ फोन लाइन पर राकेश रंजन जुड़ गए हैं। राकेश, क्या मामला सामने आ रहा है? सीएसपी संचालक की गोली मारकर हत्या की गई है। जी, मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 दिनों से जो जिले में अपराधी है लगातार पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। कल सीतामढ़ी के महिंदवाड़ा में एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो वही आज नानपुर थाना क्षेत्र के मोहनी गांव में पंजाब नेशनल बैंक के सीएसपी संचालक सुंदर कुमार को अपराधियों ने पैसे छीनने की कोशिश की और विरोध करने पर उसको 3 गोली मार दी और आनंद फानंद में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद जो आक्रोशित लोग हैं वो सड़क पर उतर आए हैं और घटना को लेकर लगातार पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन लोगों की सुरक्षा में पूरी तरीके से फेल है और यही वजह है कि लगातार आपराधिक जो वारदात है वो बढ़ रहा है। तो जो स्थिति है घटनास्थल की वो काफी नाजुक बनी हुई है और मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवानों को तैनात किया गया है। जो बड़े पुलिस प्रशासनिक अधिकारी है आक्रोशित लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि जो मृतक है उसके परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया है और सीधे उसको घटनास्थल पर ले जाकर वहां उसके साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। जी राकेश, अपराधी अब तक फरार है, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस क्या कर रही है? एक के बाद एक लगातार वारदात की खबर सामने आ रही है। जी, निश्चित तौर पर जो अपराधी की गिरफ्तारी के लिए जो घटनास्थल की स्थिति अभी तनावपूर्ण है, तो आक्रोशित लोगों को समझाने बुझाने के प्रयास में ही पुलिस जुटी हुई है। अपराधियों को गिरफ्तारी के लिए जो सीतामढ़ी के एसपी है उनको कहना है कि जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो इलाके के सीसीटीवी फुटेज है उसको खंगालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक जो हत्यारे हैं उसका शिनाख्त नहीं हो सका है। किसने इस घटना को अंजाम दिया है उसका सुराग लगाने में पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया राकेश, तमाम जानकारी के लिए आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। तो इस वक्त की